हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के कक्षा 10वीं के गणित विषय के सेट बी का यहाँ पे हम हल देख रहे हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पे पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो पहला प्रश्न जैसे कि हम देख रहे हैं, यहाँ पे बहुपद 2x की घात 2 ऋण 8x धन 6 ज्ञात है। यहाँ पे एबीसी के मान क्रम से 2 ऋण 8 और 6 होंगे। तो अल्फा धन बीटा का मान ऋण b बटे a के रूप में होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ऋण 8 बटा 2। तो 2 से कैंसिल करने पर ये 4 बार कैंसिल हो जाता है और धन 4 हमें प्राप्त हो जाता है। तो इसके अनुसार यहाँ पे जैसा कि हमें दिख रहा है कि ऑप्शन सी सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इसमें 14 और 16 का एचसीएफ होगा। तो जैसा कि हम एचसीएफ ज्ञात करते हैं, तो 14 के गुणनखंड निकाल लेते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से 16 के गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पे हम 16 के भी गुणनखंड निकाल लेते हैं और यहाँ से जब हम 16 के गुणनखंड निकालते हैं तो इस तरीके से हम देखते हैं दोनों में कॉमन है। इसका मतलब ये हुआ कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा और ये इसका एचसीएफ होगा। बच्चों, यहाँ पे हम तीसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें लिखा है यदि द्विघात समीकरण ax की घात 2 धन bx धन c बराबर 0 के मूल समान है, तो इस स्थिति में जो विविक्तिकर का मान है वह 0 के बराबर होता है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे चौथे नंबर का, जिसमें हम देख रहे हैं कि यदि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2, तो इसका जो ऑप्शन है, यहाँ पे जो समीकरण दिए गए हैं इसमें बराबर नहीं है, c1 बटे c2 आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी हल नहीं होगा। आइए पांचवा प्रश्न देख रहे हैं, किसी त्रिभुज ABC में DE और AB समांतर हैं। तो बच्चों यहाँ पे एक त्रिभुज का निर्माण कर लेते हैं, जिसमें हम देख रहे हैं कि C ऊपर रहेगा और AB नीचे रहेगा और AB के समांतर में DE भुजा ज्ञात है और यहाँ क्रम से इनके मान ज्ञात है। यहाँ पे इसका मान है 3 सेंटीमीटर है और यहाँ पे इसका मान 4 सेंटीमीटर, इसका 6 सेंटीमीटर। हमें AD का मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो AD का मान ज्ञात करने के लिए हम CD बटे AD करते हैं, तो 3 बटा AD लिखेंगे और इसी तरीके से हम यहाँ पे 4 बटा 6 लिख देंगे और यहाँ से हम पक्षांतर कर देंगे। AD बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा 3 गुणित 6 बटा 4। अब यहाँ पे इसको सरल कर दीजिए, तो 2 तिया 6 होगा, 2 दूनी 4 होगा, तो 9 बटा 2 और 9 बटा 2 अर्थात यहाँ पे हम देख रहे हैं ऑप्शन 9 में 2 का भाग देने पर हमें 4.5 प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से 4.5 सेंटीमीटर इसका हल होगा। छठवां प्रश्न है यहाँ पे 13, 10, 7 एक समांतर श्रेणी का 30वां पद है। तो जैसा कि हम जानते हैं an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है और यहाँ पे हमने a का मान 13 है और d का मान हमें ऋण 3 मिल जाता है। मान रख देते हैं हम यहाँ पे 13 धन n ऋण 1, तो 30वां पद की बात कर रहे हैं तो 30 ऋण 1 कर दीजिए और d का मान यहाँ पे आप रख रहे हैं ऋण 3 के बराबर। अब इसे सरल कर दीजिए, तो 13 और यहाँ पे होगा ऋण 3 का गुणा, तो 30 में से 1 घटाइए 29 प्राप्त हो जाता है और इसमें आप ऋण 3 का गुणा कर देते हैं, सरल 87 प्राप्त होता है और 87 में से 13 कम कर देते हैं तो हमें ऋण 74 के बराबर प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है होगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये विकल्प के आंसर थे। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति करने वाले प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होती। तो जैसा कि हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद में अधिकतम चर राशि की घात 2 होती है, तो इसका आंसर हमारे पास 2 प्राप्त हो जाता है। और एक समीकरण px बराबर 0 है, px घात 2 का बहुपद है तो समीकरण कहलाता है। तो घात 2 वाले जो समीकरण हैं वो हमेशा द्विघात बहुपद कहलाते हैं। तो इसका आंसर आपको द्विघात बहुपद लिखना था। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख रहे हैं बच्चों, समरूप त्रिभुज के संगत कोण कैसे होते हैं। तो समरूप त्रिभुज के संगत कोण आप सभी जानते हैं कि ये बराबर होते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना था बराबर होते हैं। अब आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, 4 कर्णी 3 एक खालिस्तान संख्या। तो चूंकि कर्णी 3 इसमें जुड़ा हुआ है और ये एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, इसमें समीकरण 2x धन y बराबर k है। तो यहाँ पे हम x और y के मान रखते हैं, तो 2 गुणित 2 अर्थात 4 धन 1 बराबर हमें 5 प्राप्त हो जाता है, तो k का मान यहाँ पे 5 होगा। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमको a b c समांतर श्रेणी में दी गई है और b को a और c का खालिस्तान कहते हैं, तो अंतर माध्य कहते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये खालिस्तान के आंसर हमें देना था। और अगला प्रश्न है, सत्य असत्य लिखिए। ax धन b बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, तो चूंकि यह एक रैखिक समीकरण है इसलिए इसका जो आंसर होगा वह होगा असत्य।
इसको हम लिखेंगे असत्य। अगला प्रश्न है, 1/2 एक परिमेय संख्या है, चूंकि कर्णी 2 है और ये एक अपरिमेय संख्या है तो ये कथन भी आपका असत्य ही होगा। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। द्विघात समीकरण 2x घात 2 ऋण 4x धन 3 बराबर 0 के विविक्तिकर का मान 8 है। तो यहाँ हम हल कर देते हैं। ABC का मान यहाँ पे क्रमशः ये देख लेते हैं। b वर्ग ऋण 4ac विविक्तिकर का मान होता है, तो b का वर्ग अर्थात ऋण 4 का वर्ग लिखेंगे और ऋण 4ac अर्थात 2 गुणित 3 कर देंगे। इसको सरल कर दीजिए आप। तो जैसा ही हम सरल करते हैं तो हम देखते हैं कि ऋण 4 की 2 अर्थात 16 और ऋण 4 दूनी 8, 8 तिया 24 हो जाता है। तो यहाँ पे 16 में से 24 को कम करते हैं तो यहाँ पे हमें ऋण 8 प्राप्त हो जाता है, जो कि मान यहाँ पे आप देख रहे हैं। क्योंकि ऋण 8 नहीं दिया गया है इसलिए ये कथन असत्य होगा। आइए अब अगला प्रश्न देखते हैं, चौथे नंबर का, जिसमें एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है, अद्वितीय होता है, इसलिए यह कथन सत्य होगा। आइए अब पांचवा प्रश्न देखते हैं। यदि एक त्रिभुज के दो कोण एक अन्य त्रिभुज के क्रम से दो कोणों के बराबर हों तो त्रिभुज समरूप होते हैं। सत्य है। आइए छठवां प्रश्न देखते हैं। एक बहुपद bx के शून्य एक अन्य उन बिंदुओं के x निर्देशांक होते हैं। y बराबर px का ग्राफ x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है, तो यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार से ये तीनों सत्य हो गए और ऊपर के जो पहला दूसरा तीसरा है वो कथन असत्य हैं। आइए सही जोड़ी बनाते हैं। जानते हैं कि सभी वर्ग कैसे होते हैं, समरूप होते हैं, तो हम इसके लिए एस से इसको जोड़ देंगे। इसके बाद समांतर श्रेणी का एनवां पद का सूत्र, जैसा कि हमें पता है कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के बराबर होता है। यदि हमें x धन 2y धन 3 बराबर 0 में यदि x का मान 0 रखते हैं तो y का मान हमें ऋण 3/2 प्राप्त हो जाता है। अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण x घात 2 ऋण 1 बराबर 0 के मूल 1 ऋण 1 हैं। तो यहाँ पे ये इसको हम f से मिलाएंगे और रैखिक बहुपद की जो घात है वह हमेशा 1 होती है। डी ऑप्शन इसका सही होगा और 81 इसका एलसीएम होगा। तो यहाँ पे हम इसको सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हमें जो आंसर प्राप्त होता है बच्चों 80 के बराबर। अब आइए, ये तो थे हमारे सही मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन, जो सही जोड़ी थी। अब एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न हैं। हमें संख्या 5005 के अभाज्य गुणनखंड लिखना है। तो जब हम इसके गुणनखंड निकालते हैं, यहाँ पे 5005 5 से सबसे पहले हम इसको भाग देते हैं, तो ये इस तरीके से चला जाता है और इसके बाद इसमें 7 का भाग जाता है 7 और फिर इसके बाद यहाँ पे 30 हो जाता है, 4 बार चला जाएगा और फिर यहाँ पे 21 हो जाता है, 7 या 21 हो जाता है। अब यहाँ पे 11 बार भाग चला जाता है, 11 कम 11 और 11 दिया 33। अब यहाँ से 13 का भाग जा सकता है। तो इस प्रकार से जो अभाज्य गुणनखंड है इसके क्रम से 5 गुणित 7 गुणित 11 गुणित 13 होगा। बच्चों दूसरा प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें रैखिक समीकरण में y बराबर mx धन 3 है और x का मान दिया गया है क्रम से ऋण 2, y का मान 5 मान रखिए। तो यहाँ पे होगा 5 बराबर m इंटू एक्स अर्थात ऋण 2 का गुणा करना पड़ेगा हमें m में और यहाँ पे हम 3 का योग करेंगे, पक्षांतर कर दीजिए। तो 5 ऋण 3 बराबर 2 प्राप्त हो जाता है और यहाँ पे ऋण 2m मिल जाता है। 2 से 2 कैंसिल हो जाता है और 1 प्राप्त होता है। यहाँ पे ऋण का पक्षांतर कर दें तो ऋण 1 हमें इसका मान मिल जाता है। तो m का मान ऋण 1 के बराबर होगा। तो आपको ऋण 1 यहाँ पे लिखना होगा। अगला प्रश्न है बच्चों, क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं? चूंकि हमने पढ़े हैं कि समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा नहीं। आपको इसका आंसर नहीं लिखना है। इसके बाद द्विघात बहुपद x घात 2 धन 7x धन 10 के शून्यकों का योग होता है कि अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटा a होता है। तो ऋण b बटा a से यहाँ पे मान रखते हैं। तो b का मान हम देख रहे हैं 7 है, तो ऋण 7 बटा 1 अर्थात इसका मान होगा ऋण 7 के बराबर। आइए पांचवा प्रश्न देखते हैं, जिसमें हमें पदों की संख्या बताना है अर्थात n का मान हमें ज्ञात करना है। और जबकि an बराबर आप देख रहे हैं 41 है, पहला पद 5 है और d का मान आप यहाँ से 2 निकाल लेंगे। और जो सूत्र है हमारा an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि सूत्र nवें पद को प्रदर्शित करता है। 41 बराबर आप लिखेंगे a अर्थात 5 और धन n माइनस 1, यहाँ पे n का मान ज्ञात करना है। d का मान 2 के बराबर है। 5 का पक्षांतर कर दीजिए, 41 में से 5 घटाएंगे 36 के बराबर और फिर 2 का यहाँ से पक्षांतर करते हैं इसके बटे में, तो यहाँ से 2 का पक्षांतर जैसे करें तो कैंसिल हो जाता है। ये होगा 18 के बराबर और जैसे ही हम यहाँ से 1 का पक्षांतर करते हैं तो ये n का मान हमें 19 के बराबर मिल जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। तो n का मान आपको यहाँ पे
19 अर्थात पदों की जो संख्या है वह होगी 19 के बराबर। छठवां प्रश्न देखते हैं, यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्तिकर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होती है। तो हम जानते हैं कि दो भिन्न वास्तविक मूल हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो इसे हम लिखेंगे दो भिन्न वास्तविक मूल। इसका आंसर आपको देना होगा। प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं जिसमें ऑप्शनल क्वेश्चन थे, जिसमें HCF 306 657 बराबर 9 ज्ञात है और LCM 306 657 ज्ञात करना है। और इसके अथवा में आप 4n पर विचार कीजिए और यहाँ पे n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि n का कोई मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त होता है। हमें एक सूत्र लिखना है a इंटू बी बराबर HCF गुणित LCM। अब जब आपने सूत्र लिख दिया तो LCM बराबर a गुणित b बटे HCF होगा, और जैसे ही मान रखते हैं हम दोनों संख्याओं का और सरल करते हैं तो 22,338 हमें इसका मान प्राप्त हो जाता है कि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंड में 2 एवं 5 आनी चाहिए। तो ये इस तरीके से हमें इसका हल कर देना है। हम लिखेंगे चूंकि 4 बराबर 2 गुणित 2, 2 की घात 2, यानी 4 को हम घात n को 2 की घात 2n लिख सकते हैं, और यहाँ केवल 2 हमें प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 2 ही आ सकता है, 5 नहीं आ रहा है, और शर्त यह है कि वहाँ पे जब हमें शून्य प्राप्त करना है तो 5 होना आवश्यक है। तो कोई भी संख्या n नहीं है जिसके लिए 4 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। जैसा कि अगला प्रश्न आप देख रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, संख्या 312 और 12 का LCM ज्ञात करना है, और इसी प्रकार से हमें व्याख्या करनी है कि ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। तो इसे हम कुछ इस प्रकार से हल कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 312 के LCM हमने निकाल लिए हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लें, और 12 के अभाज्य गुणनखंड हम निकालते हैं। इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे ये इस प्रकार से ये जोड़ी तैयार हो रही है, किंतु 2 और 3 इसके 13 इसके साथ लिखा हुआ है, तो इसका जो LCM होगा वह होगा 312 के बराबर है। तो अथवा में हमें दिया गया है 7 गुणित 11 गुणित 13 धन 13, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 13 को आप उभयनिष्ठ ले लें, गुणा कर दें, 77 धन 1 78 प्राप्त होगा। इसके गुणनखंड निकाल लें और इसे हम गुणनखंड के रूप में, गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनफल के रूप में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये एक अभाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से जैसा कि हमें इसके अथवा में दिया गया है, इसकी तरीके से हम यहाँ पे 5 को उभयनिष्ठ लेते हैं, और 5 को उभयनिष्ठ लेने के बाद इसे हम गुणा करके सरल कर देते हैं। 1009 हमें प्राप्त हो जाता है, और 1009 के हम अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि ये एक भाज्य संख्या होगी। 8वां क्वेश्चन जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि x घात 2 ऋण 15 के शून्य ज्ञात करना है, और द्विघात बहुपद के यहाँ पे x घात 2 धन 7x धन k के शून्य का गुणनफल 10 है, तो k का मान ज्ञात करना है। हमको x घात 2 ऋण 15 के गुणनखंड निकालना है, और इस तरीके से हमें x धन 15 x ऋण करनी 15 में प्राप्त हो जाते हैं, और ये हमारे शून्यक होंगे। बच्चों जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे x घात 2 धन 7x धन k ये अथवा के क्वेश्चन में दिया गया है, और इसमें हम ABC के मान निकाल लें। ABC के मान निकालने के बाद हम देखते हैं कि शून्यकों का जो गुणन है वो हमें ज्ञात है, अल्फा इंटू बीटा बराबर 10, और हम अल्फा इंटू बीटा का मान c बटा a रखते हैं, c का मान k और a का मान 1 रखने पर k बराबर हमें 10 प्राप्त हो जाता है। अब 9वें प्रश्न की बात करते हैं, जिसमें हमें एक बहुपद ज्ञात है, उसके शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है, और इसके अथवा में आपको यदि द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है एवं गुणनफल 1 है तो बहुपद लिखना है। देखिए इसका जो आंसर है इस तरीके से निकल के आएगा। यहाँ पे हम ABC के मान निकाल लेते हैं, और जैसा कि हमें गुणन ज्ञात करना है तो चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a होता है, और यहाँ हमें ऋण 8 बटा 1 लिखेंगे। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है आप देख रहे हैं बच्चों, यहाँ पे शून्यकों का योग 4 और गुणन 1 ज्ञात है। अब हमें जानते हैं कि अल्फा धन बीटा बराबर 4 बटा 1 हो जाएगा, और इस तरीके से ऋण b बटे a का मान होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 बटा 1 यानी c बटे a के बराबर होता है। हम इसकी तुलना कर लें तो a का मान 1, b का मान ऋण 4 और c का मान 1 हमें ज्ञात हो जाता है। और यहाँ हम बहुपद लिखते हैं, तो बहुपद लिखने में ax की घात 2 धन bx धन c हम ऐसा लिखते हैं, और यहाँ पे हम ABC के मान रखते हैं, तो जो बहुपद है x घात 2 ऋण 4x धन 1 हमें प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न क्रमांक 10 की बात करते हैं, जिसमें हमें एक अनुपात यहाँ पे तुलना करके ज्ञात करना है, और समीकरण युग्म हमें ज्ञात है, और इसमें इसको द्वारा जो निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं कि समांतर होती हैं कि संपाती होती हैं, दोनों जो रेखाएं हैं इसके बारे में हमें ज्ञात करना है तुलनात्मक अध्ययन के अनुसार। और दूसरे प्रश्न में यहाँ पे 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक उदाहरण लिखना है जिससे निरूपित रेखाएं समांतर रेखाएं होती हैं। हम देख रहे हैं 2
हमें इक्वेशन ज्ञात हैं, यहाँ से हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं तो 9/18 A1/A2 का मान होगा और B1/B2 का मान 3/6 होगा और C1/C2 का मान 12/24 होगा। सभी के मान हमें 1/2, 1/2, 1/2 प्राप्त हो जा रहे हैं। तो A1/B2 बराबर C1/C2 ये सभी मान बराबर हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो रेखाएं हैं एक दूसरे के समांतर होंगी या हमें कोई भी हल नहीं मिलता है। अब आइए एक समांतर रेखाओं के लिए उदाहरण देते हैं। तो जैसा आपको ऊपर समीकरण दिया है वो भी आप लिख सकते हैं, और या फिर ये एक समीकरण है x धन 2y ऋण 4 बराबर 0 और 2x धन 4y ऋण 12 बराबर 0, ये 11 की, जिसमें हम देख रहे हैं निम्न स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका एक रैखिक समीकरण युग्म हमें बनाना है और इसी में अथवा में ज्ञात है समीकरण युग्म x धन y बराबर 14 और x ऋण y बराबर 4 की प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि वे संख्याएं क्रमशः x तथा y हैं। प्रश्न के अनुसार x बराबर 3y 3 गुने बता रहा है, तो ये पहला समीकरण हो गया, और दूसरा यहाँ पे दोनों का अंतर 26 के बराबर है। तो ये समीकरण युग्म आपको तैयार कर लेना है। इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, यहाँ पे 2 इक्वेशन दिए गए हैं और इसे हमें प्रतिस्थापन विधि का उपयोग करते हुए सरल करना है। तो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं, समीकरण 2 का उपयोग कीजिए और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए, 4 धन y प्राप्त होगा। अब इसे समीकरण क्रमांक 3 दे दें और समीकरण 1 में x का मान जब हम रखते हैं तो यहाँ पे x का मान 4 धन y रखने पर 2y बराबर हमें 14 ऋण 4 का पक्षांतर करने पर 10 प्राप्त हो जाता है। और यदि हम पक्षांतर कर देते हैं तो इसको सरल करने पर, जैसा कि हम देख रहे हैं, सरल करें तो हमें y का मान 5 प्राप्त हो जाता है। अब किसी भी समीकरण में आप y का मान रख दीजिए और यहाँ से x का मान हमें 4 धन 5 बराबर 9 प्राप्त हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 12 में पूछा गया था आपको कि जांच करना है कि समीकरण x धन 2 की घात 3 बराबर 2x x की घात 3 ऋण 1 द्विघात समीकरण है अथवा नहीं, और इसके अथवा में दिया गया था द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात करना है जिनके 2 मूल बराबर हैं। तो कुछ इस प्रकार से हमें ज्ञात करना है कि द्विघात समीकरण है अथवा नहीं। तो हम यहाँ पे जो इक्वेशन दी गई है उसको ध्यान से देखें और इसमें घात 3 लिखा हुआ है और यहाँ से हम इसको प्रसार कर दें। घात 3 के अनुसार x धन 2 का 3 बार आपस में गुणा कर लें और फिर यहाँ पे हम 2x का गुणा इसके अंदर कर दें तो हमें 2x की घात 3 ऋण 2x प्राप्त होगा। अब चलिए यहाँ से हम इनका पक्षांतर कर लेते हैं और देखते हैं कि जोड़ने घटाने पर हमें कितना मिल जाता है। तो ऋण x की घात 3 हमें मिल जाता है 6x की घात 2 धन 14x धन 8 बराबर 0, और यहाँ से हम ऋण का गुणा कर देते हैं तो हमें ये इक्वेशन मिल जाती है। और जिसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे x की घात 3 है जो कि एक द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, त्रिघात समीकरण का रूप है। इसके अथवा में जो प्रश्न ज्ञात है बच्चों, आप देख रहे हैं यहाँ पे 2x की घात 2 धन k x धन 3 बराबर 0। इसमें हमें k का मान ज्ञात करना है जबकि उसके दोनों मूल बराबर हैं। अब आप जानते हैं कि दोनों मूल बराबर होते हैं तो जो विभक्तिकर है उसका मान 0 के बराबर होता है। और यहाँ पे हम ABC के मान यहाँ से निकाल लेते हैं। ये हमने मान निकाल लिए और यहाँ पे हम मान रख दें ABC के, तो k की घात 2 ऋण 4 गुणित 2 गुणित 3 होगा और इसे सरल कर दें तो यहाँ पे 24 के बराबर होगा। और जैसे ही हम गुणा करते हैं तो k का वर्ग बराबर 24 हो जाता है और इसे हम सरल कर लेते हैं तो यहाँ पे जो k का मान है वह धन ऋण 2 करनी 6 के बराबर प्राप्त हो जाता है। क्रमांक 13 की बात करते हैं जिसमें हमें यहाँ पे गणितीय रूप में व्यक्त करना है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का योगफल 306 है और हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। और यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण x की घात 2x की घात 2 ऋण 3x धन 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति बताना है। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में दिया गया है 2 क्रमागत जो धनात्मक पूर्णांक है उसको क्रम से हम मान लेते हैं कि x तथा x धन y 1 है और उनका जो गुणनफल है वो x इंटू x धन 1 के बराबर होगा। गुणनफल 306 ज्ञात है, गुणा कर दीजिए इसमें x की घात 2 धन x बराबर 306 प्राप्त होगा और सरल करने पर हमें x की घात 2 धन x ऋण 306 प्राप्त हो जाता है। बच्चों जो इक्वेशन दी गई है उसमें हमें मूलों की प्रकृति बताना है और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a b c का मान क्रम से 2 ऋण 3 5 है। विभक्तिकर हमें b का वर्ग ऋण 4 c ज्ञात है। इसमें हम मान रख देते हैं b का, a का और c का, सरल करते हैं 9 ऋण 40 बराबर ऋण 31 के बराबर प्राप्त हो जाता है जो कि 0 से छोटा है। और जब 0 से छोटा है तो इसके मूलों की प्रकृति वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। पद और सार्वंतर ज्ञात है, अगले 4 पद लिखना है और इसके अथवा में 2 समांतर श्रेणियों में सार्वंतर समान है यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 तथा इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे हमें a और d का मान, अगले 4 पद क्रम से a धन d, a धन 2d और a धन 3d और a धन 4d होंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं a और d का मान रखने पर क्रम से बच्चों इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अनुसार यहाँ पे हमें प्रथम पद a मानना है और सार्वंतर d, और यहाँ 100वां पद हम इस तरीके से लिख सकते हैं a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के सूत्र से। ये इस तरीके से हमें
जो 100वां पद है A1 धन 99D प्राप्त हो जाता है। द्वितीय 100वां पद हमें B100 अर्थात B1 धन 100 ऋण 1 D अर्थात B1 धन 99D प्राप्त हो जाता है। और इस तरीके से यदि प्रश्न के अनुसार देखें तो दोनों का जो अंतर है वह 100 के बराबर है। अब जब अंतर 100 के बराबर है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ मान रखते हैं और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो A1 B1 का अंतर जो है वो 100 के बराबर, इसको समीकरण 1 दे देते हैं। अब 1000वां पद का अंतर देखना है तो 1000वें पद का अंतर के लिए A1 धन 999D और यहाँ पे B1 ऋण 999D। जैसे ही हम इसे कैंसिल करते हैं आपस में तो हमें दोनों का जो अंतर है वह 100 के बराबर मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें समांतर श्रेणी में 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सार्वंतर ज्ञात करना है और 7 के प्रथम 10 गुणजों का योग भी ज्ञात करना है। तो बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो 17वां पद है वो 10वें पद से 7 अधिक बता रहा है और यहाँ पे जो सूत्र है an बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसके अनुसार हम a प्लस 17 ऋण 1 डी बराबर a धन 10 ऋण 1 डी धन 7 लिख सकते हैं। और सरल करते हैं तो यहाँ से हमें a से कैंसिल होने पर 16D ऋण 9D बराबर 7 अर्थात D का मान हमें यहाँ से 1 मिल जाता है। बच्चों जैसा कि अगला प्रश्न हमें ज्ञात है कि 7 के प्रथम 10 गुणज इस तरीके से लिख जाएंगे और 7 का पहाड़ा आप लिख सकते हैं और यहाँ पे a का मान 7 और यदि D का मान निकाले तो दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, 7 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ से an बराबर 70 अथा अंतिम पद हमें ज्ञात है और इसमें हम देख रहे हैं कि जो n का मान है वह 10 है क्योंकि 10 पद हो गए। अब यहाँ हम जब योग ज्ञात करते हैं तो n/2 a धन l के सूत्र से इसका उपयोग कर सकते हैं। तो ये an या al इससे लिखा जा सकता है और यहाँ हम मान रखते हैं n। यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 16 जो आकृति D और BC समांतर हैं इसी का मान ज्ञात करना है, ये आप देख रहे हैं। और यहाँ पे आप थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार इसको सरल कर सकते हैं। दो समरूप त्रिभुजों त्रिभुज ABC और DEF में यदि कोण A का मान 47 और कोण B का मान 83 प्राप्त है तो कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। तो ये दोनों प्रश्न इस प्रकार से हल करें। ये देखिए इसे हम इस तरीके से हल कर लें, जब थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार हम लिखेंगे तो AD बटे DB बराबर AE बटे EC लिख देंगे और यहाँ पे मान रखेंगे सबके EC का मान हमें ज्ञात हो जाएगा 3/1.5। इसे सरल कर दें, दशमलव हटाएंगे 10 ऊपर चला जाएगा और यहाँ से कैंसिल करने पर हमें जो EC का मान है वह 2 सेंटीमीटर प्राप्त हो जाए बराबर x अंश से। तो यहाँ पे त्रिभुज ABC और DF की तुलना करते हैं और यहाँ पे कोण A कोण D बराबर 47 अंश लेते हैं, कोण B कोण E बराबर 83 अंश ले लेते हैं। और चूंकि यहाँ पे कोण C और कोण F बराबर x अंश है, चूंकि ये संगत कोण है ये वाले, तो यहाँ से हम त्रिभुज ABC में कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर 180 अंश अर्थात त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योगफल 180 अंश होता है। AB के मान रख देते हैं और AB का मान रख के सरल करते हैं, 50 के बराबर प्राप्त हो जाता है। बच्चों जैसा कि हम देख रहे हैं प्रश्न क्रमांक 17 ऊर्ध्वाधर स्तंभ लंबाई 6 मीटर वाले भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है और यहाँ पे जबकि उसकी उसी समय मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसी प्रकार से यहाँ पे अथवा में त्रिभुज PQR के बजाय PQ तथा PR क्रम से B बिंदु E तथा F पर स्थित हैं। यदि PE का मान 3.9 सेंटीमीटर है, EQ बराबर 3 सेंटीमीटर और PF बराबर आपका 3.6 सेंटीमीटर तथा FR बराबर 2.4 सेंटीमीटर, तो कारण सहित बताइए कि EF और QR आपस में समांतर हैं या नहीं। से आप हल करें। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो स्तंभ है वो 6 मीटर है और इसकी जो छाया की लंबाई 4 मीटर के बराबर है और यहाँ पे हमें एक मीनार DE दिख रही है DEF त्रिभुज में, तो इसमें EF बराबर 28 मीटर है और यहाँ में मीनार की ऊंचाई DE का मान ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC और DEF में तुलना करते हैं और इनके संगत कोण बराबर हैं, प्रत्येक 90 अंश का है। जब कोण समरूप हैं तो यहाँ हम देखते हैं कि इसको सरल कर लें और यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार AB बटे DE और BC बटे EF लिख सकते हैं। तो 6/h बराबर 4/28 लिखेंगे। यहाँ से h का मान हमें 42 मीटर प्राप्त हो जाता है। जैसा कि अगले प्रश्न में देख रहे हैं यहाँ पे हमें ये मान ज्ञात हैं और इसके आधार पे हमने एक त्रिभुज बना लिए जिसमें QR के समांतर EF भुजा है और ये हमें बताना है कि ये आपस में समांतर है अथवा नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पे थेल्स प्रमेय के कथन के अनुसार यदि ये समांतर होगी तो इसमें जो संगत भुजाओं का अनुपात है वह बराबर होना चाहिए। तो 3.9/3 और 3.6/2.4 होगा। तो इसमें हम सरल करने पर देखते हैं कि 1.3 बराबर है 1.5, तो बराबर नहीं प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों बराबर नहीं है, जिससे ये समांतर भी नहीं होंगे। तो बच्चों 3 अंक वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 18 यहाँ पे हमें ज्ञात है। यदि A और B द्विघात बहुपद 3x की घात 2 ऋण x ऋण 4 के शून्यक हों तो अल्फा धन बीटा एवं अल्फा इंटू बीटा के मान होंगे और ज्ञात कीजिए। और यहाँ से द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना है जिसमें इनके बीच में संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। तो जैसा कि हमें ज्ञात है यहाँ पे एक द्विघात बहुपद जिसमें ABC के मान क्रम से आप देख रहे हैं यहाँ पे हैं और अल्फा धन बीटा बराबर ऋण B बटे A होता है। तो इसमें मान रखने पर हमें 1/3 मूलों का योग ज्ञात हो जाता है और गुणन C/A होगा और इसे हम लिख सकते हैं ऋण 4/3 के बराबर। इसके अथवा में ज्ञात है हमें प्रश्न जिसमें हमें एक इक्वेशन दी गई है और बहुपद आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुपद
दिया गया है जो, तो इसमें जो बहुपद है इसके गुणनखंड निकाल लें। यहाँ पे 6 तिया 18 होगा, ऋण 18 प्राप्त करना तो 9 ऋण 9 धन 2 लिख सकते हैं और इसके गुणनखंड बना ले। गुणनखंड बनाने पे हमें 2x ऋण 3 3x धन 1 हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसको यदि सरल करते हैं तो सरल करने पर आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे 2x ऋण 3 बराबर यदि शून्य है तो x का मान 3/2 और x का मान यहाँ पे ऋण 1/3 प्राप्त होता है जो कि शून्यक होंगे। अब हमें यहाँ पे इनकी सत्यता की जांच करनी है। तो बच्चों प्रश्न क्रमांक 19 जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9:7 है और उनके खर्चों का अनुपात 4:3 है। यदि प्रत्येक व्यक्ति महीने में 2000 रुपये बचा लेता है तो उसकी मासिक आय ज्ञात करना। और इसके अथवा में यहाँ पे एक विलोपन विधि वाला प्रश्न दिया गया है। तो इस विलोपन विधि वाले प्रश्न में 2 तरीके से इसके जो पुस्तक में दिया गया है उसमें ऋण 5 ऋण 4 के रूप में हल किया गया है और यहाँ पे धन 5 ऋण 8 के रूप में हल किया गया है। तो इसका मान आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें x का मान 1 मिल जाता है और y का मान 1 मिल जाता है। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे माना कि मासिक आय 9x तथा 7x रुपये है और इनका खर्च 4y और 3y रुपये है। तो प्रश्न के अनुसार यहाँ पे दोनों का जो अंतर है, मासिक आय का अंतर और उनके खर्च का अंतर 2000 के बराबर है। ये 2 इक्वेशन हमें तैयार हो जाती है। अब यदि हम इन दोनों इक्वेशन को या तो प्रतिस्थापन विधि से सरल कर लें या विलोपन विधि से सरल कर लें, तो सरल करने पर हमें x का मान यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 2000 मिल जाता है और यहाँ से x का मान जब हम रखते हैं तो y का मान हमें यहाँ पे 4000 प्राप्त हो जाता है। इस तरीके से आप सरल कर लें और यहाँ से जो आय है 9x बराबर 18,000 हो जाएगी और 7x बराबर यहाँ पे हम x का मान रख देते हैं तो 14,000 रुपये के बराबर हो जाएगी। अब आइए इसके व्यय की बात करते हैं। तो व्यय यहाँ पे 16,000 रुपये प्राप्त हो जाता है और जो अगला व्यक्ति का व्यय है 3y यानी 12,000 रुपये प्राप्त हो जाता है। बच्चों अगला जो प्रश्न है 20वां नंबर का, जिसमें आपको 510 और 92 के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है और जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है कि नहीं और यहाँ पे दर्शाना है कि छेदन करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 510 और 92 के जो गुणनखंड है वो मिल जाते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकाल लें आप और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से 2 इसमें एचसीएफ हमें प्राप्त हो जाता है। अब यदि आप एलसीएम ज्ञात करना चाहते हैं तो एलसीएम भी ज्ञात करेंगे और एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ से 2 एलसीएम बराबर 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17 गुणित 23 के बराबर लिखना होगा और जब आप लिख देते हैं तो यहाँ सरल करने पर हमें एलसीएम ज्ञात हो जाएगा। और जब आप एलसीएम ज्ञात कर लें तो दोनों का देख लें कि दोनों संख्याओं का गुणनफल दोनों एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है कि नहीं। इसके अथवा में जो प्रश्न है बच्चों यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें इसके विपरीत मानना होता है कि ये एक परिमेय संख्या है, क्योंकि छेदन करनी दो एक अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो 6 एक परिमेय संख्या है और करनी दो एक अपरिमेय संख्या। तो हम जैसा कि जानते हैं कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल हमेशा एक अपरिमेय संख्या होता है। तो ये जो 6 करनी दो है ये भी एक अपरिमेय संख्या होगी जो कि विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करती है। तो अतः हम कहेंगे कि 6 धन करनी दो एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न क्रमांक 21 जैसा कि देख रहे हैं 4 अंक का पूछा गया है। यहाँ पे आकृति में पी एस बटे एस क्यू बराबर पी टी बटे टी आर है तथा जो कोण दिए गए हैं वो आपस में बराबर हैं। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो आकृति कुछ इस प्रकार से है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है थेल्स प्रमेय का कथन लिखा गया है और इसे हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को कुछ इस प्रकार से आप सरल कर लें। यहाँ पे हमें एक त्रिभुज जैसा कि पी क्यू आर है और इसके समांतर एक रेखा एस टी है जैसा कि ज्ञात है और पी एस टी और पी क्यू आर ये दोनों आपस में संगत कोण है ये वाले। और हमें यहाँ पे ज्ञात है कि पी एस टी और पी आर क्यू ये भी आपस में बराबर हैं। तो दोनों को जब हम तुलना करते हैं तो पी एस टी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी इसके बराबर होगा। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कोण पी क्यू आर बराबर कोण पी आर क्यू। अब पी क्यू तथा पी आर आपस में बराबर हैं क्योंकि समान कोण के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए जो त्रिभुज है पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इसके अथवा में जो प्रश्न ज्ञात है वो थेल्स प्रमेय का कथन है और इस तरीके से चित्र बना लेते हैं। और चित्र बनाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे ए बी सी इसके समांतर भुजा डी ई खींच लेते हैं और यहाँ से हम इनको लिख देते हैं। सिद्ध करना है हमें ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी के बराबर होता है। और यहाँ पे हम रचना करते हैं, बी को हम ई से मिला देते हैं। ये आपने बी को ई से मिलाया है और डी को ई से मिलाया है और इस पर लंब खींचे हमने। ये आप क्रमशः ई एन और डी एम लंब खींच रहे हैं और यहाँ लिख रहे हैं हम। और यहाँ देख रहे हैं कि जो त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल जब हम इसका हल करते हैं तो ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1 बटे तो आधार गुणित ऊंचाई अर्थात ए डी गुणित ई एन के बराबर मिल जाता है। और इसी तरीके से बी डी का क्षेत्रफल बराबर डी बी इंटू ई एन ये हमें प्राप्त हो जाता है। इनका यदि अनुपात निकालें तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं और यहाँ पे ये बचता है ए डी बटे डी बी के बराबर। और इस प्रकार से जो त्रिभुज ए डी है उसका क्षेत्रफल और सी डी का क्षेत्रफल ये ई बटे ई सी के बराबर प्राप्त होता है। तो त्रिभुज बी डी का क्षेत्रफल सी डी के क्षेत्रफल के बराबर होता है क्योंकि एक ही भुजा पर जब दो कोण निर्मित होते हैं तो समांतर रेखाओं के बीच में तो वो आपस में बराबर होते हैं। तो इनका क्षेत्रफल जो है बराबर होगा। और इस तरीके से हम समीकरण 1, 2 और 3 से हम लिख सकते हैं कि ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी के बराबर होगा। तो यहाँ पे 22वां प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं संख्याओं की सूची में 24 पदों का योग ज्ञात करना है और nवां पद
ए एन बराबर 3 धन 2 एन से दिया जाता है। यहाँ इसके अथवा में जो प्रश्न है वह 14 पदों का योग 1050 और उनमें प्रथम पद ज्ञात है 10 और 20वां पद हमें ज्ञात करना है। कि हम प्रश्न में देख रहे हैं हमें ए एन का मान ज्ञात है 3 धन 2 एन, एन बराबर यदि 1 रखते हैं तो यहाँ पे 3 धन 2 गुणित 1 प्राप्त हो जाता है, जिसे हम 3 धन 2 5 कर देते हैं और n का मान 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 दूनी 4 और 3 7 हमें प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो प्रश्न क्रमांक 22 हमें ज्ञात है, जिसमें हमें 14 पदों का योगफल 1050 ज्ञात है, n का मान 14 और प्रथम पद 10 ज्ञात है। इस प्रकार से जो n पदों का योगफल है n बटा 2 2 a धन n - 1 × d बराबर प्राप्त हो जाता है। और यहाँ पे हम सभी का मान रख देते हैं, सरल करते हैं। सभी का मान रखने पर सरल करने पर हम देखते हैं कि जो d का मान है वह 10 के बराबर प्राप्त हो जाता है। अब आपको कहा गया है कि यहाँ पे आप 20वां पद ज्ञात कीजिए, तो a n बराबर a + n - 1 × d में मान रखने पर हमें जो 20वां पद है वह 200 के बराबर प्राप्त हो जाता है। 23वां प्रश्न है गुणनखंड विधि से हमें समीकरण को हल करना है और इसके अथवा में दो संख्याएं ज्ञात करना है, जबकि योग 17 और गुणनफल 72 है। इक्वेशन दी गई है, वहाँ हम देखते हैं कि ये जो इक्वेशन है इसको सरल कर लें, ये इसका आपस में गुणा कर लें, सरल करें तो यहाँ पे हमें 10 प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ 7x ज्ञात होना चाहिए, तो गुणनखंड निकाल लेते हैं, 5x धन 2x के बराबर लिखेंगे। अब हम यहाँ से इनको देखते हैं कि उभयनिष्ठ x निकाला जा सकता है और इसमें से हम देखते हैं कि यहाँ से कर्णी 2 निकाला जा सकता है। इस प्रकार से कर्णी 2 x धन 5 को उभयनिष्ठ लेते हैं और x धन कर्णी 2 एक और गुणनखंड के रूप में मिल जाता है। अब इसे सरल कर लेते हैं। सरल जैसे ही करते हैं तो x का एक मान हमें प्राप्त होता है ऋण कर्णी 2 के बराबर और यहाँ से हमें x का मान ऋण 5 बटे कर्णी 2 प्राप्त हो जाता है। दो संख्याओं का अंतर की बात कर रहे हैं तो वह 17 ऋण x दूसरी संख्या है और पहली संख्या आपकी x है, तो आप इसको मान लेते हैं कि पहली संख्या x है और दूसरी 17 ऋण x है। तब प्रश्न के अनुसार दोनों संख्याओं का जो गुणनफल है वह 72 के बराबर हमें ज्ञात है। सरल कर लें, इसको पक्षांतर कर दें तो एक इक्वेशन बन जाती है x या 2 ऋण 17 x धन 17। इसके गुणनखंड निकाल लेते हैं, गुणनखंड निकाल के सरल करते हैं तो यहाँ पे हमें दो गुणनखंड x ऋण 9 और x ऋण 8 मिल जाते हैं। तो x ऋण 8 बराबर 0 रखें तो इसका मान 8 मिल गया और जो दूसरी संख्या है वह 17 ऋण x अर्थात हमें 9 के बराबर प्राप्त हो जाती है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।